नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, समूचे देश की निगाहें शाम 7:15 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं और उसके साथ साथ दिन भर चर्चाओं का दौर चल रहा है कि मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी मंत्रिपरिषद में किस किस को जगह मिलेगी, सबसे बड़ा यही चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको बताते चले कि नई सरकार के स्वरूप में सामाजिक समीकरण और देश के विकास की आकांक्षाओं का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। सहयोगी दलों का सम्मान और समन्वय तलाशने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह महात्मा गांधी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। नेशनल वार मेमोरियल में भी शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, नमन किया। और बड़ी बात यह है कि ये रिकॉर्ड बनेगा। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 मरतबा प्रधानमंत्री बने थे और उसका ये रिकॉर्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 में लगातार प्रधानमंत्री बनकर के उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया उनकी समाधि पर जाकर के, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर भी गए, वहां पर भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। नेशनल वार मेमोरियल में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और इस समारोह में आपको बताते चले, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर के 7 पड़ोसी देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और भूटान के राष्ट्र प्रमुखों को शामिल किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि संभावित, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये संभावित सूची आप तक हम पहुंचाते हैं कि आखिर किस किस को अवसर मिल सकता है मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने के लिए। अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, राजनाथ सिंह, अजय टम्टा, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, राव इंद्रजीत पहुंचे, किरण रिजिजू, जितिन प्रसाद, सीआर पाटिल, भागीरथ चौधरी, एचडी कुमार स्वामी, हर्ष मल्होत्रा, आपको बताते चले मोहन लाल खट्टर, जेपी नड्डा, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन मेघवाल, राजेंद्र सिंह शेखावत, शिवराज सिंह चौहान, पंकज चौधरी, रवनीत बिट्टू जो रिसेंटली शामिल हुए थे, आपको बताते चले नितिन गडकरी भी है संभावित मंत्रियों की सूची में, पीयूष गोयल बीजेपी से वाबस्ता है, रक्षा खड़से, शिवराज सिंह चौहान। तो जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंचे महात्मा गांधी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि दी और नेशनल वार मेमोरियल में भी उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जैसे मैंने बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है इसमें और मनोहर लाल खट्टर भी है इसमें, किरण रिजिजू पहले भी रहे हैं ऐसा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, अर्जुन राम, अनुप्रिया पाटिल, दर्शकों, जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि नई सरकार के स्वरूप में सामाजिक समीकरण और देश के विकास की आकांक्षाओं का भरपूर ख्याल रखना होगा। सहयोगी दलों का सम्मान और समन्वय तलाशने का भी प्रयत्न करना होगा, क्योंकि जब जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, साझा सरकार बनती है, उसमें एक दूसरे का सम्मान करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जो सूचना हमारे पास आई है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अहम मंत्रालय जिसमें गृह आता है, जिसमें फाइनेंस आता है, जिसमें रक्षा मंत्रालय आता है, शिक्षा मंत्रालय आता है, संस्कृति मंत्रालय आता है, सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको भी सम्मानपूर्वक कोई हिस्सेदारी दी जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि समन्वय
तालमेल और सम्मान के साथ सभी घटक दल कार्य करें और मिलकर के सरकार चलाएं और लंबे समय तक ये सरकार चले। बड़े इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त जो है वो उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें वो भी एक बड़ा मुद्दा है और वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर भी चर्चा होने की जरूरत है। और बात साथ में कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुरजीत मनास जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। सुरजीत जी आपका स्वागत है। रजनीश सेठी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। रजनीश जी आपका भी स्वागत है। और साहिल शर्मा आपका भी, साहिल जी स्वागत है। शुरुआत आपसे करेंगे। क्या लगता है आपको इस सरकार का स्वरूप कैसा होगा और कितनी मजबूत ये सरकार रही है? क्यों साहिल जी? धन्यवाद विनोद जी कि आपने यहाँ बात रखने का मौका दिया। ये तो वक्त बताएगा कि ये जो सरकार है ये कितना चल पाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर आप नेचर देखें, चाहे वो मुख्यमंत्री का उनका काल रहा हो या 10 साल वह इस देश के प्रधानमंत्री रहे, तो वह हमेशा जो है एक तरफा फैसले लेने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। वह कभी एक तरफा फैसले, हाँ, वो कभी जो है वो दबाव में जो है वो उन्होंने अभी तक राजनीति नहीं की है। और गठबंधन की राजनीति क्या होती है इसका जो है उन्हें अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। ये पहली बार जो है ज्ञानवर्धन होगा। पहली बार ये होगा कि आपको जो सरकार चलानी है उसमें काफी दल हैं और आपकी सरकार जो है वो डिपेंडेंट होगी जो क्षेत्रीय दल है। और मैं आपको विनोद जी, ठीक है सरकार चलेगी, सरकार का भविष्य क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन मैं एक चीज जो कहना चाहता हूं जो जनता के लिए भी बड़ी अच्छी हुई है वो ये होता है कि जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत आ जाए, वो भी एक प्रकार का जो तानाशाही रवैया होता है वो सरकार के अंदर आ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ कहना चाहता हूं कि कल मीडिया की एक न्यूज थी कि नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो अग्निवीर योजना है उस योजना को इस सरकार को जो है वो वापस लिया जाना चाहिए। तो ये देखिए ना, अगर इस सरकार को पूर्ण बहुमत होता तो क्या इस प्रकार की आवाज उठती, उस बहुमत में इस बात को दबा दिया जाता कि भाई अग्निवीर योजना की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंडेट जो है वो हमारे पास है। लेकिन अब सरकार का मैंडेट थोड़ा कम हुआ है, जनता ने उनको जो मैजिक फिगर था वहां तक नहीं पहुंचने दिया। तो अब जो बाकी लोग हैं, क्योंकि ये हर स्टेट की एक अपनी जरूरत है। आज बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की जा रही है, आज जो टीडीपी जो वहां से जीत कर आई है आंध्र प्रदेश से, वो भी अपने राज्य के लिए जो है स्पेशल स्टेटस की बात कर रही है। तो ये बहुत अच्छा एट द लास्ट जनता के लिए है। अगर अग्निवीर स्कीम को जेडीयू के कहने पर ही जो है वो खत्म किया जाता है। आपको याद होगा हमारा तो जब इंडिया अलायंस था और हमारे तो घोषणा पत्र में था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो हम जो है इस अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब सुनने को आ रहा है कि वही जो बातें हैं वो जो जिन लोगों के ऊपर अब मोदी सरकार जो डिपेंड हो गई है उन लोगों ने भी कहा है कि इन स्कीम्स को जो है वो वापस लिया जाना चाहिए। तो एट द लास्ट ये जनता के लिए अच्छा होगा। दूसरा ये है कि अगर अच्छा काम करेंगे, अगर सहयोगियों को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति होगी तो सरकार चलेगी। वरना नीतीश कुमार जी को तो अमित शाह जी पलटू राम कहते हैं, तो वो कब पलट जाए इसका अंदाजा तो नीतीश कुमार को खुद भी नहीं है। राजनीतिक सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, पूर्ण बहुमत था। फिर 2014 की बात करें, उसमें 272 के मैजिक को छू लिया था, पार कर लिया था। उसके बाद 2019 में 303 थे, अब 240 है। और ये बैसाखी वाली सरकार है और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, काम करने का तरीका, वो अलग ही है। क्या आप ये चला पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटक दलों के साथ लेकर के चल पाएंगे? सवाल ये उठता है। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूंगी। फिर से सरकार बनने जा रही है। जो देश की मंशा थी, जो देश की इच्छा थी कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, वो पूरा होने जा रहा है। साहिल जी को भी बधाई देनी चाहिए थी अपनी बात रखने से पहले, क्योंकि देश के लिए प्रधानमंत्री चुने हैं लोगों ने। तो मुझे लगता है कि जो लोगों ने अपने वोट दिए हैं उनके वोट को सही रास्ता अगर कोई मिला है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिला है। आप बात कर रहे हैं गठबंधन की, मुझे लगता है कि साहिल जी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं 2014 में भी और 2019 में भी एनडीए की सरकार काम कर रही थी। बिल्कुल कुछ दल इकट्ठे हुए हैं, कुछ दल ऐड हुए हैं, मगर मुझे लगता है कि मोदी जी की ऐसी प्रवृत्ति है, मोदी जी ऐसा काम करना जानते हैं कि किस तरीके से सबको साथ लिया जाए। शायद उनका एक ही स्लोगन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। जो उन्होंने स्लोगन दिया था उसको वो अमली जामा पहनाएंगे। और उन्होंने अपनी बातों में ये कहा भी है कि 2024 आने वाले 10 साल जो होंगे, देश को एक विकसित भारत के रूप में देखा जाएगा। मैं सबके साथ उनकी सहमति से, उनकी राय लेकर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो देश के हित में होंगे। मुझे लगता है कि हमें विश्वास करना चाहिए मोदी जी के नेतृत्व पर, क्योंकि वो एक ऐसी छवि के नेता हैं जिन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया पिछले 10 साल में। और लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय जो भी होगा हमारे देश की उन्नति के लिए अच्छा होगा।
बेशक कांग्रेस इस टाइम मायूस है, मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूं, मगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जो हमने वादा किया था, जो हमने कसम खाई थी कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो आज पूरा होने जा रहा है। जी, हम अपने नए पैनलिस्ट से रूबरू करवा देते हैं, तारू करवाते हैं। वरिंदर सोनू हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता है और काफ़ी समय कश्मीर में रहकर के उन्होंने महबूबा मुफ्ती और अन्य जितने इनके उम्मीदवार थे लोग, उनका प्रचार किया था। सोनू जी, आपको क्या लगता है, ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाली सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डील कर सकते हैं? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले तो देश की जनता को मुबारक कि उन्होंने जो फैसला किया, लोकतंत्र में जो जनता का फैसला है वो सर माथे पे है और उसको सबको मानना और स्वीकार करना है जी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जो फैसला लोगों ने किया है, भारत देश की जनता ने, वो अपने आप में क्लियर मैसेज है। पढ़ने वाले पढ़े ना पढ़े, उनकी इच्छा। आज सबसे पहले तो मुबारक है, मैं एनडीए को देना चाहता हूं कि आज 10 साल के बाद एनडीए का नाम कोई ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो विनोद जी ये है, मैंने नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर तो मेरे भी हैं जी, मैंने उनकी तकरीर सुनी है। वैसे मैंने 2-4 साल के बाद टीवी देखा है उनकी तकरीर सुनने के लिए। मैं देखा कि ये जो एनडीए का संयुक्त सम्मेलन था उसमें क्या कहते हैं, तो वो कोई 1.25 घंटे का लगभग लेक्चर था, भाषण था। आपने यहीं खड़े होकर? मैंने बिल्कुल यहीं खड़े होकर आपके चैनल पे खड़े होकर सुना। डिबेट उसमें मिस हो गई जी, तो मेरे लिए ये भी एक बड़ा अच्छा अनुभव था। तो मैंने सुना, तो एक भी बार बीजेपी का नाम मुंह से नहीं निकला, मोदी साहब की गारंटी नहीं दोहराई गई। तो मैं समझता हूं कि ये समझिए कि वोट की जो पर्ची है उसमें कितनी बड़ी ताकत है। ये है खूबसूरती डेमोक्रेसी की। चलिए, देर आए दुरुस्त है, इनको समझ आई कि नहीं भी हम एनडीए का हिस्सा है। पहले तो हम एक ही बात सुनते थे, मोदी है तो मुमकिन है, मेरी गारंटी। एनडीए का तो नाम ही कोई नहीं लेता था। अब बात आ गई सरकार की। चलिए, सरकार चलेगी। अब जो भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला रवैया है 10 साल से, कि जो वो 56 इंच का सीना चौड़ा करके सरकार चलाते थे अपने अलायंस पार्टनर पे। विरोधियों की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं अलायंस की करूंगा। उन्होंने उस दिन तकरीर में पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने कहा, मैंने सुना, उन्होंने प्रकाश सिंह बादल का नाम लिया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब का नाम लिया। मैं सोच रहा था भी क्या हो रहा है। तो मेरे साथी एक थे, उन्होंने कहा जी देश में नया चुनाव हुआ है और अपोजिशन मजबूत होकर आई है। हम पहले से कहते रहे हैं, आज भी कहते रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा स्थान रखती है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए गलती कर रहा है सरकार में, उसको रोकेगा कौन? अपोजिशन रोकेगा ना। अपोजिशन तो लेकिन इस तरह का माहौल था देश में कि अपोजिशन के चीफ मिनिस्टरों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। तो आज एक बात और भी है, अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चलती है। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, बाकी तो बड़े नेता हैं, तो वो चलती हैं। तो जब वो चल रहे थे, वो चंद्रबाबू नायडू साहब और नीतीश कुमार जी के ये बता रहे थे सोशल मीडिया पे कि इनको पुराने दिन भी याद आएंगे, भी किस तरीके से सीबीआई ये वो। चलिए छोड़िए, अब मैं इनकी मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो दिल की चीज होती है ना वो लग जाती है। चलिए, ये सरकार में जा रहे हैं, संभावित मंत्री बन रहे हैं, लेकिन एक बात तो है विनोद जी, देश की जनता ने ये बता दिया कि नहीं भाई, सरकार लोगों की होती है। जिस तरीके से एक बात ये मोदी साहब कहते थे कि किसी कीमत पर अग्निवीर पर समीक्षा नहीं हो सकती, कहते थे ना। आज क्यों आप प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आप सब कुछ देना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज तेलुगु देशम पार्टी ये बात कहती है कि हम हज सब्सिडी देंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, हमें जरा ये भी बता दे। और सबसे बड़ी बात, शपथ लेने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब देश को संबोधन करके ये बताए कि वो जाति के आधार पर जनगणना होगी कि नहीं होगी। जहां कुर्सी के लिए सब कुछ सिक्के डाल दिया। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, हम सेकुलर इंडिया पर बिलीव करते हैं, सेकुलर इंडिया की राजनीति पर बिलीव करते हैं, महात्मा गांधी की जो पॉलिसी उसके ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने आज से 4 महीने 3 महीने पहले कहा था, आज वो ठंडे बस्ते में डालेंगे, बिल्कुल कि जहां लोगों के सामने लेके जाएंगे, ये सोचने के लिए। आपका कमेंट चाहता हूं मैं, ये फ्रैक्चर मैंडेट वाली सरकार, यानी 10 साल, एक डेकेड हो गया जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी और बड़े बड़े फैसले भी लिया गया, 370 राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। अब ये फ्रैक्चर मैंडेट वाली सरकार का क्या मैसेज विश्व में जाएगा और आम जनता के बीच में क्या जाएगा? विनोद जी, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारे डोगरी में ना, जब हम छोटे थे ना, बच्चे होते थे, सब आप लोग जानते होंगे, तो जो बच्चा बड़ा शरारती होता था ना, तो उसके कान खींच के तो ऊपर उठा के कहते थे आपको चंदा मामा दिखाते हैं। तो ये लोगों ने ना बीजेपी को चंदा मामा दिखा दिया कान खींच के।
अब इन्होंने समझना चाहिए कि क्या हालत इनकी हो रही है। ये भगवान राम से ऊपर हो गए थे। भगवान राम ने इनको बता दिया है कि भगवान राम से ऊपर कोई नहीं है। भगवान राम हमारे भी श्रद्धेय हैं, इनके भी हैं। ये परमात्मा से भी ऊपर हो जाते थे। और जब जब विनोद जी, जब जब इस देश में किसी ने भी कोशिश की है भगवान से ऊपर होने की, तो उसका अहंकार टूट के मलियामेट हो गया है। ये इस देश की जनता ने सिखाया है। ये बात करते थे ना एम फैक्टर की, आंध्रा में कैसे लड़े हैं ये बात नायडू साहब के साथ लड़े हैं, जिनके मैनिफेस्टो में साफ क्लियर है वो एम फैक्टर। क्या जरूरत थी इनको एम फैक्टर की बात करने की? आज उन्हीं के आगे हाथ वो लेके कह रहे हैं ना, भीख मांग रहे हैं। अगर वो 2 बैसाखियां निकल जाए ना विनोद जी, तो आज भी ये सरकार शाम को शायद शपथ नहीं ले सके जी। उस वक्त सोचना था जब ये 28 करोड़ जनता को आज वो मंगलसूत्र छीने गए हैं। आज क्या क्या वो भैंसे लोगों की छीन ली गई हैं। क्या सोचते हैं ये लोग? इन्होंने सिर्फ फिरका प्रस्त की, तुष्टीकरण की राजनीति की। इन लोगों को सोचना चाहिए जी। अग्निवीर के लिए हमारे नौजवान बच्चे चिल्लाते रहे, कभी नहीं सोचा। अब जब प्रेशर आया ना, अब सिर्फ एनडीए, अब कोई मोदी की गारंटी नहीं, अब सिर्फ एनडीए और एनडीए चल। एक मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद। अरे ये लोगों से मिल रहे हैं। ये तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। जो संभावित मंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि नई सरकार के स्वरूप में सामाजिक समीकरण और देश के विकास की आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और बाकी जितने भी संभावित चेहरे हैं, अठावले भी मौजूद हैं यहाँ पे। जितने भी संभावित चेहरे हैं जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो सकते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। और ये वो चेहरे हैं जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली आने वाली सरकार जो 7:15 पर शपथ लेगी, उसका हिस्सा हो सकते हैं। जी, तो ये आने वाले वो लोग हैं जो सरकार चलाएंगे, मंत्रालय संभालेंगे। और जो बार बार कहा जा रहा है कि सामाजिक समीकरण और देश का विकास इस टीम का प्राथमिकता होगी। और दूसरी प्राथमिकता बन जाती है जो 240 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है, कि उनको कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों का सम्मान और समन्वय तलाशना होगा। समन्वय और सम्मान दोनों को एक साथ लेकर के इस गठबंधन वाली सरकार को जो एनडीए है उसको चलाना होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रयत्न किया जा रहा है लगातार कि हम और भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको संबोधित कर रहे हैं जो उनके मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो सकते हैं। शिवराज चौहान भी शामिल है वहां पे, राजनाथ सिंह हमने बताया, पंकज चौधरी, अमित शाह, जेपी नड्डा, एचडी कुमार गोस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र प्रधान, ये सब वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से अगली सरकार की। हालांकि आप सबको पता है कि बार बार प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कारों में ये सुनिश्चित किया है, कहा है कि 125 दिन की रणनीति, सरकार चलाने की रणनीति उन्होंने पहले से ही बना रखी है। यानी 125 दिन का रोड मैप ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बना के रखा हुआ है। और उसी 125 दिन के
जो रोड मैप उनका बनाया है उससे वो रूबरू करा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा बदलाव जो आया है उसमें यह आया है कि अग्निवीर को लेकर के नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि अग्निवीर को लेकर के, केसी त्यागी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि अग्निवीर को लेकर के पुनर्विचार होना चाहिए। अग्निवीर योजना पर अगर सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे मुद्दे जब उठ के सामने आ सकते हैं और इनके बीच में आपसी गतिरोध ना बने, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें समन्वय तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने इससे पहले भी भारत के लोकतंत्र में देखा है कि एक एक वोट की खातिर सरकारें गिरती रही हैं। सैफुद्दीन सोज ने वोट कास्ट नहीं किया था, उससे भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एक सरकार गिरी थी। उससे पहले भी बहुत सारे हमने देखा है कि पूरा टर्म नहीं हो पाता था, बीच में ही सरकारें गिरी हुई हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से। जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, वापिस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। और मैं रजनी सेठी से जानना चाहूंगी कि कितने तल्ख लिहाज से वीरेंद्र सोनू ने भी कहा है और उन्होंने भी कहा है, सुजीत बनास ने, कि जनता ने कान पकड़ करके चंदा मामा भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। देखिए, सबसे पहले मैं सोनू जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा मोदी जी की 56 इंच की छाती कहां गई, मोदी जी खुद को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे कि मोदी की गारंटी। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गठबंधन के कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सरकार चलानी पड़ती है। ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ मोदी जी अपनी तारीफ करके सरकार नहीं चला सकते। गठबंधन में जितने भी हमारे साथ जुटे हुए हैं, कहीं कहीं टीडीपी है, जेडीयू है, अलग अलग ग्रुप्स हमारी सरकार में जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी सबकी मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आपने बात की अग्निवीर का क्या होगा, मुझे लगा बड़ा अच्छा लगा आपकी सोच देखकर कि आप देश हित की बात कर रहे हैं। वो पीडीपी जिसने देश के लिए कभी बात की नहीं, जिसने हमेशा पाकिस्तान की बात की, जिसने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात की, आज उनको देश की चिंता हो रही है। काफी ये एक सराहनीय कदम हमारे मोदी जी की तरफ से है। आपके दिमाग में देश की चिंता उन्होंने डाल दी। ठीक, 56 इंच की छाती उनकी बरकरार रहेगी। अगले जब तक सरकार रहेगी, चाहे 10 साल रहे, चाहे 20 साल रहे, मुझे लगता है कि मोदी जी पर विश्वास हम लोगों ने किया है, देश की जनता ने किया है, उस पर कोई दो राहें नहीं है। अब मैं मनहास जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने आज भगवान राम जी की चिंता की है। भगवान राम के नहीं हुए तो क्या हुआ, भगवान के ये सगे नहीं हुए तो क्या हुआ। एनसी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि कभी मैंने इनके मुंह से ऐसी बातें सुनी नहीं है जी। चाहे पीडीपी है या एनसी है, आज तक धर्म की राजनीति इन्होंने जम्मू कश्मीर में की है, हिंदू मुसलमान की राजनीति इन्होंने जम्मू कश्मीर में की है, जो मैंने देखा है अपने 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में। इन्हीं के जो नेता हैं वो कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। कभी उन्होंने देश की बात नहीं की कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया, देश को आगे ले जाने का काम किया, और आज पाकिस्तान भी डरा हुआ है, बाकी कंट्रीज भी डरी हुई है पूरे हमारे भारत से। इन्होंने बात की, नीतीश जी कह रहे हैं अग्निवीर को लेकर, इन्होंने कहा, त्यागी जी बोल रहे हैं समीक्षा होनी चाहिए। देखिए भाई साहब, सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद अलग अलग पहलू सामने आएंगे जी। जो देश के हित के लिए होंगे उसके लिए निर्णय लिए जाएंगे, जो देश के लिए नहीं अच्छे होंगे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री इतने सक्षम है उस पर डिसीजन ले पाएंगे। गठबंधन को कैसे चलाना है, उनके बीच समन्वय कैसे रखना है, मुझे लगता है मोदी जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। 2014 से 2019 में
और आज 2024 में एनडीए की सरकार वो चलाते रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे जी। इसमें आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा सरकार बहुत बढ़िया चलेगी। आपने शायद ये देखा नहीं कि नीतीश जी ने मोदी जी के पैरों में हाथ लगाकर उनसे आशीर्वाद लिया, ये भी देख लिया। जमीन भी वही निकालेंगे, वो आप चिंता ना करें, वो आप चिंता ना करें, क्योंकि मुझे लगता है वो आपकी चिंता नहीं है, वो भाजपा की चिंता है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की चिंता है। आज सरकार बनने जा रही है, हमारे मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, ये सबके लिए खुशी का पल है, ये सबके लिए बधाई का दिन है। आप लोगों को भी खुश होना चाहिए और आप तैयारी करिए असेंबली चुनाव की। जम्मू कश्मीर में जो होने जा रहे हैं, आप लोगों के सुपड़े साफ होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि मोदी जी जम्मू कश्मीर को लेकर एक नया विजन लेकर चल रहे हैं 2014 से। नया विजन है, पता चल जी बिल्कुल। 2024 में आप देखेंगे ना, जब मेरा टाइम आएगा ये क्या बताएंगे। ये तो देश की बात कभी करते नहीं है, आज ये कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जो देश की जनता है वो देश के लिए ही वोट कर रही है। हाँ बिल्कुल, देश की जनता, इन्होंने कहा कि सरकार बनाने का काम जो है देश की जनता ने बता दिया। हम शुरू से बोलते आए हैं कि देश की जनता ही है जो सरकार बनाती है और खत्म करती है। और 2040 जो हमारे बीजेपी को सपोर्ट मिला है वोट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं देश की जनता ने बताया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं। जानना चाहता हूँ, बीजेपी के लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे गांव में छिक्कों में दही रखा होता है, तो बाहर कांग्रेस का यही है कि कब छिक्कू से दही गिरे और ये शाम को 7:15 बजे शपथ विनोद जी ओत ना ले सके। मैं आपको इस तरह नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भाजपा का देखिए मैं सुन रहा था। देखिए जब जीत के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली, मैंने बड़े दिन के बाद किसी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जब से ये इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उनकी बातों में जो थोड़ा बहुत है, वरना मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं हम कहीं जा रहे हैं ना तो लोग कांग्रेस को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मैंने एक आदमी, मैं बाजार में था तो उसने मुझे मुबारकबाद दे दी, तो मैंने उसे कहा यार हमारी तो हार हुई है, हमारे पास तो आपकी भी मुबारकबाद है। अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग आ गई है जो पिछले 10 साल से देखने को नहीं मिल रही। नहीं है ना मैडम, आप बड़ा जबरदस्त ढंग से आपने बात रखी, मैं बता रही हूं, सच्चाई बता रही हूं। और कॉन्फिडेंस जो है वो आपके चेहरे की चमक और आपके चेहरे में जो वो कॉन्फिडेंस जो है वो झलक रहा है। अब जरा मैं आता हूं कि विनोद जी आपने सवाल किया, तो मैं कह रहा था कि हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हमें मुबारकबाद मिल रही है, तो मैं पलटकर ये सवाल करता हूं कि भाई हम लोग तो चुनाव हारे हैं, हमारे पास तो वो मैजिक नंबर नहीं है, तो फिर ये मुबारकबाद जो है वो हमें क्यों दी जा रही है। लेकिन लोग इस बात पे भी जो है वो खुश है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन थी का हमारी जो नेता यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन, जिस कांग्रेस को तो डिसोन कर दिया गया था और इन्होंने कहा कि इन्होंने मुबारक नहीं दी। मैं रजनी जी, मैं आपको जो है दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मैं सारी मुबारकबाद आपको नहीं दूंगा। सुनिए, मैं सारी मुबारकबाद जो है वो आपको नहीं दूंगा। आपके से भी ज्यादा जो मुबारक है वो इस देश का जो मीडिया जगत है वो भी मुबारक का जो है वो बड़ा हकदार है, क्योंकि उनकी देखिए, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना ये संभव ही नहीं था। बड़ा प्रेशर था मोदी जी पर और जो मीडिया जगत के लोग थे उन्होंने बड़ी मेहनत की और जो इस हाल पे जो है आज आप लोग जो है आए हैं। दूसरा बात विनोद जी, जहां तक इश्यूज की बात है, मैं देख रहा था कि पूरे चुनाव में आपने भी देखा, आप मुझसे पर हर बार ये सवाल करते थे जब आरक्षण की बात आती थी तो आप कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का जो है आरक्षण है वो छीन कर जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। ये आपके हमेशा हमसे सवाल होते हैं। ये मैं जरा आपके कैमरामैन को दिखाना चाहता हूं, ये टीडीपी का घोषणा पत्र है एनडीए का, जब वो एनडीए के बैनर तले जो है आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन की बात तो मुसलमानों को कर ही रहे हैं, साथ में ये कह रहे हैं कि जो हज पे जाएगा उसको भी जो है 1 लाख की सब्सिडी देगी। ये मजबूरियां हैं। अब जो मजबूरियां इस तरह की जो है ना वो उत्पन्न होगी। और जहां तक नीतीश कुमार की बात की, नीतीश कुमार पैर छू रहे थे, मुझे याद है अमित शाह जी अभी जब इनका वापस भरत मिलाप हुआ नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो कुछ महीने पहले गए थे और कह रहे कि हमारे दरवाजे बंद है। नीतीश कुमार जी कब पलट जाए वो उनको भी नहीं पता, लेकिन इस समय मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है क्योंकि सरकार चलाना, तो इनकी मजबूरी पे मुझे एक शेर जो है मैं विनोद जी को ऑफर दिया तो सुनिए ये तो मैं बात, इस बात पे तो मैं बात में इनकी मजबूरी पर, इस समय प्रधानमंत्री जी की मजबूरी पर मैं एक शेर अर्ज करूंगा कि कभी गम तो कभी खुशी देखी, हमने अफसर मजबूरी और बेबसी देखी, उनकी नाराजगी को हम क्या समझे, हमने तो खुद अपनी तकदीर की बेबसी देखी। तो ये बेबसी है विनोद जी इस बात को, जो लोग इस देश को, आप खुश क्यों हो रहे हैं? खुश इसलिए हो रहे हैं विनोद जी, मैं बताता हूं कि खुश क्यों हो रहे हैं, कि बेबसी पर खुश इसलिए हो रहे हैं जो डंका पीटते थे, जो 400 पार के नारे लगाते थे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं रजनी जी, 400 पार का नारा लगाने वालों को, कि हमने पहले भी कहा था, मुझे याद है आपकी डिबेट पे, कि ये आपकी नैतिक हार है। अगर 300 से 1 सीट कम होती, ये मैं आपकी डिबेट में कह चुका हूं विनोद जी, तो ये इनकी नैतिक हार होती। 272 से कम होते तो ये इनकी राजनीतिक हार होती। और रजनी जी मैं आपको जरा बता दूं, मैंने तब कहा था कि अगर 250 से सीटें नीचे गई तो ये मोदी जी की पर्सनल हार है।
पूरे चुनाव के दौरान देखा। आपको क्या लगता है कि जब जेपी नड्डा जी से नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान दिलवाया गया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस की जरूरत हमें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ करती थी और आज हमें जरूरत है, तो उसका जो असर था क्या वो नीचे नहीं गया? पूरे चुनाव में जो है मोदी जी तो विनोद जी, मैं बात को जो है वो पूरा कर लूं, और जहां तक अब बात है, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और हम चाहेंगे कि जो ये गारंटी की बात किया करते हैं वो ठीक का मेरे भाई सोनू ने, वो गारंटी तो गायब हो गई। वो गारंटी है तो अब वो एनडीए की गारंटी के रूप में जो है वो सामने आ रही है। देश जो है वो फैसला करेगा, देश ने फैसला दिया है, देश ने फैसला दिया है, आने वाले समय में भी जो है वो अच्छा उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। भाजपा की मजबूरी पर साहिल जी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन आप पर रजनी जी ने आरोप लगाया कि आपको देश की चिंता हो रही है, अग्निवीर की चिंता आपको हो रही है। देखिए, रजनी जी मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने बड़ी बखूबी से कह दिया है कि हम देशद्रोही हैं और इसी देशद्रोहियों के साथ ही 4 साल पहले 5 साल पहले सरकार में थे। चलिए, अब इनकी उस वक्त तो मजबूरी रही होगी कि सरकार चाहिए थी, देशद्रोहियों के साथ भी मिल गए। चलो, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं सकता, इनकी परेशानी को समझ सकता हूँ, इनकी फ्रस्ट्रेशन को मैं समझ सकता हूँ। अब बात आ जाती है, इन्होंने कहा जी पीडीपी अच्छी पार्टी नहीं है, तो मेरी बड़ी बहन, आप इसी बुरी पार्टी के पास साथ सरकार में थे, शायद आपको कुछ सेक्टर की पुड़े नहीं चढ़ने देता, हमने आपको वहां पर राजबाग दिलाया। चलिए ना, नहीं सच है ये, इसमें झूठ नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं इसमें। ये ऐसे साबित कर रहे हैं जैसे सरकार, इन्होंने ही सारे एमएलए जिनके थे, इन्होंने हमारी झोली में भीख डाली थी। भाई साहब 25 एमएलए हमारे जीत के जम्मू से गए थे। माना कि मैं तेरी दीद के नहीं हूँ काबिल, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो कर। मैं ये समझे लोग नहीं है, मेरी बात तो सुन ले। चलिए, मैं मान रहा हूँ आपने कहा यही परेशानी है ना। अब समझिए, आप कमजोर प्राइम मिनिस्टर की सरकार चला रहे हैं, चलने की आदत नहीं होगा। वो एनआईए कभी भी नहीं वो क्यों आ रही? मैं बताता हूँ ना, हमारे हैं, हम तो लड़के आ रहे हैं। आप सुन लीजिए, क्योंकि देश के लोगों ने, मेरी बहन सुन लीजिए, यही परेशानी है भाई, आप समझिए। पार्टी इन पावर, सुन ले, आपने कहा जवाब तो मिले, आपने कहा, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे हैं, हम तो लड़के आ रहे हैं बहन जी, आपकी तरह हमने किराए पर लोग नहीं किए थे, बैट और सेब की कंपेन नहीं की, हमने चुनाव लड़ा। अच्छा? हम दूसरे नंबर पर हैं, आपकी तो जुबानते जब तो छोड़ दीजिए, हमने तो किसी की तरफ नहीं लड़ा भाई साहब, हमने तो कश्मीर में कैंडिडेट नहीं लिया। मैं कहता हूं, आप तो सेब और बैट में ऐसे घूम रहे थे, ऐसे उनकी बराती थे। दूल्हा था, आपने कहाँ देखा? किसको? मैंने तो आपको भी देखा रजौरी में कंपेन करते, भारतीय जनता पार्टी को, आपने पार्टी को मेरे को, और मैंने रविंद्र रैना साहब को देखा, बाएं लेके जो झोला लेके वोटें मांगते। मैंने सुनील शेट्टी साहब को देखा, मैंने डॉक्टर निर्मल सिंह को देखा, बलदेव बलोरिया को देखा, ये है बीजेपी का। रजौरी हमारा है ना भाई साहब, तो रजौरी के वोटर किसके लिए वोट मांग रहे थे? किसके लिए मांग रहे थे? हम उनको बता रहे थे किसके लिए मांग रहे थे? उन्हीं के लिए मांग रहे थे। जवाब लीजिए ना, सुनाइए किसके लिए मांग रहे थे? देशभक्ति की बात करते हैं, जो देशभक्ति की जिसके पास आगे पैसे पकड़ेंगे वो देशभक्त है क्या? जिस पार्टी का प्रेसिडेंट के हवाला के पैसे पकड़ेंगे वो देशभक्त है। जिसका पैसा हवाला का पैसा जिसके बिजनेस पर लगा, जिसको हेलीकॉप्टर बनाया, मुहैया कराया, क्या बात करेंगे? आपके मुख्यमंत्री सब कुछ सामने है, जो आपके साथ है, 90 की 90 सीटों पर जमात जब्त हुई, तो उन लोगों की बात आप यहाँ करते हैं, अपनी बात कीजिए। हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1.5 लाख वोट से क्यों जीते? 6 लाख बार, पिछली बार 4.5 लाख वोट कहाँ गए? जीत है, हार है, हम तो लड़के आ रहे हैं। हराया गया आप बताइए, आप हारे किसी की चुनाव निशान बता दीजिए। मैं आ रहा हूँ, आप क्यों हारे वो भी बताइए। मैं कह रहा हूँ, जनता जनार्दन है, जनता को हमसे ज्यादा, जनता ने बीजेपी जनता को हमसे ज्यादा उनकी हार गए। जितेंद्र सिंह लेकिन लड़के आ रहे ना, चोर दरवाजे से थोड़ी गए, कोई बैठ गया, कोई सैब ले आया, अब आप इंजीनियर शीट पे डोरे डाल। अच्छा, एक बात हो रहा है विनोद जी, चलिए इन्होंने बात की, मैं करूंगा इनसे। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो जग जाहिर है ना, बारामूला में उन्होंने सजाद लोन साहब की मदद की भारतीय जनता पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट मशीनरी ने, उसकी जवाब नहीं, मैं आपकी मजबूरी है, मैं तो कह सकता हूँ ना, आपकी तो मजबूरी है, मैं कह सकता हूँ। अच्छा, उसकी जमानत जब्त होगी। अब इन्होंने रातों रात इंजीनियर शीर साहब जीत गए। भाई, उनकी जीत का एक स्लोगन था विनोद, तिहाड़ का बदला वोट से, जेल का बदला वोट से। कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, वो जीत गए। अब ये एक नया एक्सपेरिमेंट करने पे उतारू हो
होगे। और भाई इनके लिए मैं एक बात कहता हूँ, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तुम किसी के साथ निभाई हो। अब मुझे बताइए आपने निभाई किससे? जिसको पलटू चाचा कहा उसको पैर पकड़ लिए। जिस चंद्रबाबू नायडू साहब को आपने जेल में ठोका था, कोई पुरानी बातें थोड़ी है विनोद जी, ये कभी की बातें हैं। तो क्या पता कब वो जख्म हरे हो जाए, अब इस चीज का कोई पता थोड़ी है। जनता केस नहीं बनाती बहन, जनता केस नहीं बनाती। एक बात और है विनोद जी, इसमें बड़ी अहम बात है, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ इनकी बातें सुन के। इन्होंने शरद पवार साहब को चोर कहा, फिर उनके साथ अलायंस किया। अब उनकी सीटी में एक बीजेपी के स्पोक्सपर्सन को सुन रहा था, अजीत पवार, शरद पवार तो हमारे साथ है, गलती लग सकती है, मिस ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है। अच्छा, वो अजीत पवार साहब को चोर कहा, फिर उनके साथ सरकार बना ली। अब बीजेपी का स्पोक्सपर्सन कह रहा था कि जो हमारी हार हुई है ना महाराष्ट्र में, हम पीछे रहे हैं ड्यू टू अजीत पवार साहब हुई। चैनल पर कह रहा था, चैनल पर। मैंने कहा यार भाई इनको क्या हो गया यार, परसों उसके खिलाफ थे, कल उसके साथ है, आज उसके खिलाफ है, ये दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। और एक सबसे बड़ी बात, आज मोदी की गारंटी का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? आज सरकार बन चुकी है, बात की पाकिस्तान की विनोद जी, पाकिस्तान की बात करो, मेरी बहन को सुने। आज हमारी बहन जो है वो सुन रही है। मैं बहनों की बहुत कदर करता हूँ, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, जब बोलेंगी मैं बहुत। सुनो जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अब मेरी बार आप ब्रेक लेते हैं। हम जब पढ़ते थे गाना आता था, साड़ी वाली रंग मुक्या और 11 नाल खेड़ी तू बथेरी, जब मेरा मोशन था आपने ब्रेक ले लिया। चलिए ठीक है लोग तक छोटे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। रजनी सेठी से जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से आप लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इस बार भी मोदी सरकार, वो हवा निकल गई है। हमने संबोधन देखा उनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो एनडीए के सभी घटक दलों के सभी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा एनडीए पर बड़ा कंसंट्रेट किया। जो एनडीए लुप्त हो चुका था, वो अब एनडीए एक मरतबा फिर गहरा हो गया है। जी देखिए, जनता जनार्दन है, ये साबित हो चुका है। कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं, 240 बीजेपी की सीट्स हैं और गठबंधन को मिलाकर एनडीए को बनाकर 293 के करीब शायद सीट्स हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की गारंटी जो है वो लगातार रहेगी। गठबंधन भी मान रहा है कि प्रधानमंत्री के लायक अगर कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने मुझे लगता है एक राय बनाकर मोदी जी का नाम आगे लाया और प्रधानमंत्री के लिए उन्हीं का चेहरा सामने लाया गया है। अगर ऐसा कुछ होता कि मोदी की गारंटी नहीं होती, देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए होता, तो मुझे लगता है कि एनडीए किसी और कैंडिडेट को सामने ला सकती थी। मगर कहने वाली ये बात है कि 240 सीटें एक बड़े ग्रुप के रूप में, एक बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को जो वोट मिले हैं, उसको हम कहीं ना कहीं देश हित के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मोदी जी ने लगातार पिछले 10 साल 11 साल से लोगों की वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीम्स लाई और आने वाले 125 दिन का उन्होंने होमवर्क भी करके रख दिया है। जब रिजल्ट आने वाले थे उससे पहले उन्होंने अपना काम तैयार किया था। तो इससे दिखाते हैं कि भाई उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि सरकार जो है वो मोदी जी की बनने जा रही है। मैटर ये नहीं करता कि 400 के करीब हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैटर ये करता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। जी। तीसरी बार 1962 के बाद फिर से जो सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बनने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उनकी सरकार बनी है और आज मोदी जी के शासनकाल में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। ये दर्शाता है कि लोग जो हैं वो मोदी जी के साथ हैं। लोगों ने जो वोट दिया है कहीं ना कहीं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए दिया है। कांग्रेस अपनी जगह खुश हो रही है, होने दीजिए, मगर उनकी खुशी का भी एक कारण मैं समझ सकती हूँ कि इस बार उनको लग रहा है कि अपोजिशन स्ट्रांग है। हम लगातार ये बात करते रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट हाउस में, चाहे कहीं पे भी, कि अपोजिशन का स्ट्रांग होना इज मस्ट, क्योंकि अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगी। सवाल ये उठता है कि जब आप बार बार ये कहते थे अब की बार 400 पार, इतना आत्मविश्वास, हमें लगता था कि 400 पार हो ही जाएंगे, 240 पे ही अटक गई आपकी। देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ कि जनता जनार्दन है, जनता ने वोट दिए हैं, हमने एक्सेप्ट किया। हो सकता है कहां पे हमारी कमजोरियां रही होगी, उसकी समीक्षा होगी। आज शपथ के बाद मुझे लगता है हर स्टेट की समीक्षा होगी कि क्या कमी रही है, किस कारण हम लोग पीछे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये खुशी का वातावरण आज है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 400 का नारा हम लोगों ने दिया भी था और लोगों से फीडबैक लेकर ही दिया था।
कहीं ना कहीं ग्राउंड में दिखता था कि लोग चाहते हैं कि इस बार जो है फुल मेजोरिटी से सरकार मोदी जी की बने और डिसीजन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट। मना साहब, आपको अब राम की याद आई, आपने इससे पहले जिक्र किया था कि राम ने भी इनका साथ नहीं दिया। जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये स्लोगन भी दिया, ये भी फ्लॉप शो हो गया। आज अयोध्या वालों को भी गाली दे रहे हैं। लेकिन कोई गाली नहीं दे रहा भाई वो मैं साहब। बुलाता हूं। भड़काने का काम ना करें, बिल्कुल। भड़काने का काम ना करें। बिल्कुल। आप उसका जब जवाब मैं दूंगा एंड्रो अभी। था, उस पर मैं भी आऊंगा। श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन जब चल रहा था तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे। विनोद जी, जी मैं मैडम रजनी जी को बताना चाहता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ठीक है ना। और ये हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही हैं जो राम का भजन आज से नहीं पिछले 50 सालों से गाते हैं। ये आपके जो शहनशाह या आपके जो प्रधानमंत्री हैं ना, उन्होंने टोपी पहनने से भी इनकार कर दिया जाए। वो अपने धर्म की बात है भाई साहब। मैं आपकी बात सुन रहा था ना, उसमें अब आप बात सुनिए, बात सुनिए। ये आप हैं जो लोगों को एम फैक्टर से डराते हैं, यो आप हैं जो लोगों के कपड़ों से डराते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देशभगत पार्टी है और जानती है कि ड्रामेबाज पार्टी है नेशनल ड्रामे कॉन्फ्रेंस। ये आप कह रहे हैं ना, ड्रामा करने में ये expert है। आपके ड्रामे भगवान राम ने दिखा दिए ना, उसमें कोई अयोध्या में मैटर नहीं हरा करता, दिया, भगवान राम ने सरकार चित्रकूट मोदी में जी की हरा ही दिया, बनाई है। रामेश्वर में हरा दिया जनाब। भगवान को इसमें मत अभी लाइए, राजनीति भी में भगवान का आपको, कोई- और ये पहली दफा मुझे विनोद जी ठीक करेंगे जनाब, आप महात्मा गांधी भी राष्ट्रपिता याद आए हैं, नहीं तो नथुराम गोडसे के मंदिर बनाए गए और इनके एक एमपी ने गलत बोल रहे हैं ओपन आप तो होके, भाई साहब। जिसको कि इस गलत बार बोल टिकट रहे नहीं हैं, दिया हमेशा गया। वो महात्मा गांधी जी की या समाधि मैडम जी पर आपकी जाते बात रहे आएगी ना, हैं। तब गलत आएगी, या फिर आप बात गलत- कर लीजिए, गलत आप बयानबाजी बात मत कर करें। लीजिए, आप बात कर लीजिए। नहीं, नथुराम गोडसे नहीं, के लिए गलत बयान मत ठीक है ना, ये नथुराम पहली गोडसे दफा जी जी ठीक जी है ना, जी, तुम्हें बता दिया कहीं आपकी साथ में। एमपी अरे कहिए नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। ठीक है, क्या आपको क्यों बोले भाई साहब? देखिए क्यों बोले? देखिए मैं बताना ये चाहता हूँ, चैनल ये पे भारतीय जनता पार्टी ये के चैनल पे प्रवक्ता जी हो रहा है। हमारे, ये हमारी चैनल महिला पे नेता जो है वो कह रही है कि मैं नथुराम गोडसे जो है साहिल जी, इनके एक एमपी ने भगवान जगन्नाथ हाँ, प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर का भगत बता दिया। हाँ, ये तो आप इनकी बात है। हमें बताएंगे राम क्या है, आप हमें बताएंगे वो अल्लाह जीत क्या नहीं है। गया आज मैं विनोद जी आपको संबित बताना, महात्मा की आज जो है ना टीडीपी स्पेशल स्टेटस इनसे मांग रही है अपनी स्टेट के लिए। हमारा हम जब 370 के लिए यहाँ पे लड़ते थे ना, तो ये काफी चिल्लाते थे हमारे ऊपर। बिहार मांग रही है, और देख लेना यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं, टाइम आएगा जब ये उनको ना थाली में परोसेंगे, ठीक है, क्योंकि अपनी गद्दी बचानी है। बिल्कुल। लाने थे ना 400, कहां गई? अब वो टूटी फूटी सरकार बता रहे हैं 7:30 बजे हम वो लेंगे, ये 240। अब ये टूटी फूटी सरकार है, बैसाखियों पे सरकार है, कितने दिन है वो 100, इसीलिए 125 दिन का 125 दिन एजेंडा, पहले टूट इसी दिन से उन्होंने 125 दिन का हाँ, एजेंडा इसी किया है, क्योंकि इससे पता पहले- है नहीं, 125 दिन के आगे चलनी नहीं सरकार भाई साहब। है, उसके बाद 2004 में क्या ठीक गठबंधन है की ना? सरकार नहीं थी? इसलिए पहले भी पहले सरकारें गठबंधन की नहीं रही है क्या? मोदी क्या जी पहली की बार- गारंटी नहीं अब थी। इनको एनडीए याद आ रहा है, अब इनको साथी आपको याद आ भी रहे हैं, यूपीए याद आ पहले रहा इनको था? याद आप नहीं लोग आते यूपीए थे, नहीं थे क्या? पहले इनको कभी याद नहीं आते कभी थे। नहीं आता था पहले। तकलीफ उन आप लोगों को ये हो रही है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने सिखाया इनको भी। ये तकलीफ परमात्मा- आप लोगों को ये ये हो रही है कि परमात्मा फिर बन से गए थे मोदी जी जनाब। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं समझ आपके सकते साथ हैं, हैं समझ सकते हैं भाई कि साहब, आप आपकी 120 तकलीफ को दिन समझ सरकार सकते हैं। चलाएं। आप उम्मीद लगाकर 120 बैठे थे कि सरकार कांग्रेस चलाएं। जीतेगी, मगर ऐसा हमारी कुछ हुआ शुभकामनाएं नहीं। आपके साथ। लोगों ने फिर से कांग्रेस को नकार हमारी दिया है भाई शुभकामनाएं साहब। आपके साथ हैं। मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री चलाओ। बनने जा रहे हैं, और क्या कह इसको सकते हैं? एक्सेप्ट लोगों कर ने लीजिए। परमात्मा से इंसान बना दिया है। हाँ, प्रधानमंत्री बिल्कुल। को हम लोगों का शुक्रगुजार करते शुक्रगुजार करते हैं हैं। कि उनको जमीन पे ला दिया है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता। प्रधानमंत्री को कहाँ ढूंढना था? कहा ना जी। परमात्मा बन आपने जाते आज तो तक कहाँ आपने ढूंढते? आज तक ठीक है अपने ना? लिए नहीं तो हो। इसलिए क्या हो गया? हम लोगों का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने धरती चलिए, दिखा दी लोगों को तो इनको। करना ही चाहिए ठीक है ना? शुक्रगुजार, चलिए उन्होंने चलिए वोट चलिए दिए हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं। साहिल जी के पास लौटेंगे इस बार। साहिल ने दियो जी, साहिल बड़ा गुस्से में रहता है।
भारतीय जनता पार्टी हारी है। परेशानी इस बात की है कि जनरल सीट में दलित समाज का व्यक्ति कैसे जीत गया। ये इनकी सोच है, इनकी सोच में घुसा हुआ है। लल्लू सिंह ने संविधान के खिलाफ बयान दिया था विनोद जी, आपको याद होगा। हम डरा नहीं रहे थे, वो धमकी दे रहा था कि मुझे वोट दीजिए तो मुझे इस देश के संविधान को बदलना है, मेरी पार्टी को इस देश के संविधान को बदलना है। लोगों ने हराने का काम किया। इनकी ज्योति मिर्धा इन्हीं की तरह बड़ी तेज तरार नेता कांग्रेस से ही आयत की गई है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो लीडरशिप की बैंकरप्सी है। हमारे ही यहां से लेकर गए थे ज्योति मिर्धा को, वहां जाके उसको भी पंख लग गए, उसने भी जो है देश के संविधान के खिलाफ बयान दे दिया, उसको भी जो है लोगों ने हराने का काम किया। तो ये डरा रहे थे, हम नहीं डरा रहे थे। हम लोगों को कह रहे थे, राहुल गांधी लोगों को कह रहा था, राहुल गांधी के हाथ में तो कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ संविधान था विनोद जी। हम कह रहे थे कि संविधान के ऊपर जो है हम जो है वो आंच नहीं आने देंगे, और लोगों ने उस विश्वास से जो है ये कहा करते थे कि हम वेंटिलेटर पे हैं। लेकिन मैं रजनी जी को बताना चाहता हूं कि वेंटिलेटर से जो है हम जनरल वार्ड में आ चुके हैं, और जनरल वार्ड से जो है वो कभी भी, अगर आप 100 दिन कहें या 50 दिन कहें, हम कभी भी जनरल वार्ड से जो है वो एक अच्छे घर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए आप जो है जो अपनी सरकार के ऊपर जो है सरकार के सहयोगियों को कस के पकड़ के रखिएगा। अब जहां तक बात है विनोद जी, मैं इस पूरे सिनेरियो को देख रहा था। देखिए, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद देना चाहूंगा उनकी जो जीत हुई है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ईडी का भी जो है बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी जो है बड़ा शुक्रगुजार हूं, और खासतौर से रजनी जी मैं आपको बताना चाहूं कि वो चुनाव आयोग का तो मैं सबसे ज्यादा जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी बड़ा जो है वो खून पसीना आपकी जीत के लिए बहाया है। 2.5 करोड़ वोट बड़ा विनोद जी, विडंबना देखिए, लास्ट फेज का चुनाव हुआ आपका 1 तारीख को, और उसका डाटा 2 दिन पहले 6 तारीख को एग्जैक्ट डाटा दिया गया। किस तरह से जो है वो जो गिनती हुई होगी, किस तरह से इन लोगों का जो नेचर रहा होगा। तभी तो मैं वो शेर चुनाव आयोग के लिए कहा करता था, रजनी जी आप भी सुन लीजिए, मैं चुनाव आयोग के लिए कहा करता था कि तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं, कोई बात नहीं, तुम भाजपा से मोहब्बत करोगी तो परेशानी होगी। बट अब चुनाव हो गया है, हमारी जो लड़ाई है आपकी जो तानाशाही भरी प्रवृत्ति है, हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। आप जो धर्म के दास पे लोगों को बांटना चाहते हैं, हमारी उसके खिलाफ है। राम जी आपको सद्बुद्धि दे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोगों को सद्बुद्धि देंगे और आप जो है जवाब दूंगी आपके सारे सवालों जी। ऐसे है कि जो चुनाव आयोग की भूमिका है, जो उनका मैं समझता हूं जो उन्होंने किया है, वाकई में उस पर क्वेश्चन मार्क। वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हम सबका उम्मीद उसके ऊपर है, क्योंकि वोट की पर्ची ने ही आज बदलाव किया है ना। मोदी की गारंटी से एनडीए हो गया, वोट की पर्ची है ना, नहीं होती तो क्या करते। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से 4 तारीख को वोट तो गिन गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डाटा 6 तारीख को है। अब बताइए, कुछ चीजें है ना जिसपे कर रहे हैं। आप हाईटेक युग में रह रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि टीएन शेषन और डॉक्टर मनोहर सिंह गिल की आज याद जो है पूरे देशवासियों को आई है, क्योंकि वो चुनाव आयोग था। लेकिन एक बात विनोद जी और है, मैं चुनाव आयोग से थोड़ा बढ़ के आज बात करना चाहता हूं। जब वोट पड़ गए तो कुछ चैनलों ने दिल्ली में 411, किसी ने 410, किसी ने 398 सीटें जो हैं वो बीजेपी को दिलाई। आपके चैनल ने सुनिए नहीं एनडीए कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, 370 बीजेपी को पार किया। लेकिन आपके चैनल की दाद देता हूं, आपके जो सिटी जो थे एग्जिट पोल वो ठीक थे, उसके लगभग ही रहे जी। सारे तो मीडिया नहीं, अगर सारा मीडिया ऐसा हो जाता तो हम कहीं बात इस चैनल की रीढ़ की हड्डी है। नहीं, मैं एक अकेला ये चैनल नहीं, और भी बहुत सारे हैं कि जिन्होंने मतलब सच दिखाने की कोशिश की। लेकिन जिन्होंने 411 सीटें दिखाई विनोद जी, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने तब के ये कहा कि शेयर मार्केट पे पैसे लगाइए। मैं देश की जनता के लोगों के पैसे का सवाल बात कर रहा हूं, मुझे पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा निश्चिंत होकर लगाइए, जो आज वो करोड़ों अरबों रुपयों का घाटा है उसको पूरा कौन करेगा। 30 लाख करोड़। अगर इनको ये पता था, ये बिल्कुल सच था कि बीजेपी अक्सरियत में नहीं आ रही, तो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने झूठ क्यों बोला। और अब इन चैनलों की क्या मजबूरी थी, जिसने 4 मैंने एक चैनल का जब देखा उसने 411 दी, तो मैंने मैसेज किया फेसबुक पे, मैं कहा जी भारत की सीटें हैं या डोनाल्ड ट्रंप से ला रहे हो भाई, हो क्या गया, देश किस सर ले जा रहे हो। सरकारें आएंगी, बनती रहेंगी, जाती रहेंगी, देश जिंदा रहना चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए। मोदी साहब आज प्राइम मिनिस्टर कल नहीं होंगे, स्पोक्सपर्सन कल नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। आपने डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया। समय नहीं है, 1 मिनट में आपको बिल्कुल समय नहीं है। इनको सोनू जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने राम जी के ऊपर सवाल खड़े किए कि हमारे राम जी की तो बात ही नहीं की। नहीं, आप दोनों ने मिलकर कहा कि मैं कह रहा हूं कि आप जो है, देखिए राम जी आपने कहा कि आपने कहा कि आईटी सेल ने यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया कि यहाँ पर राम जी का कहीं ना कहीं गलत प्रोपेगेंडा आप लोगों की तरफ से चल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि अयोध्या में दलित नेता जीत गए, आपने अपनी बात रखी है।
दलित नेता के लिए आपने बात की, हमारी प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं दलित नेता है। कौन सा आप- प्रेसिडेंट? जेपी नड्डा तो कभी ब्राह्मण आपने है, अंदर भी जाना है? आप कर जेपी रहे हैं। नड्डा साहब जो है ब्राह्मण समाज से संबंध रखते की हैं। बात। मुर्मू जी द्रौपदी की बात मुर्मू जी कर को रहे हैं। आपने संसद के उद्घाटन में चलिए, नहीं चलिए, बुलाया। चलिए, आप चलिए, द्रौपदी यही- मुर्मू यही जी को मुसलमान साहिल करके जी, दलित आपका करके बहुत आप बहुत लोग आज शुक्रिया। तक राजनीति करते रजनी जी रहे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू जी का शुक्रिया नहीं किया, आपका दोबारा से शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।